चलो, तो आज से हम लोग डेटाबेस स्टार्ट करेंगे। आवाज आ रही है सबको मेरी? आ रही है मैम? हाँ या ना? यस, आ रही है। और रिप्लाई करो। ओके, ठीक है। तो डेटाबेस के बारे में आप लोगों को क्या पता है? क्या जानते हो आप लोग? डेटाबेस मतलब क्या होता है? बोलो। डेटाबेस डेटाबेस मतलब सेंट्रली डेटा मैनेज करते हैं थ्रू एप्लीकेशन, अच्छा जैसे बेसिक MySQL हो गया, PHP हो गया। अच्छा। और बेसिक डेफिनेशन मैडम इज कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, जहाँ पे हम डाटा में रो एंड कॉलम के फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स में एज अ डाटा वहाँ स्टोर करते हैं। हाँ, ये बराबर है। और क्या पता है? डेटा नीड होती है, मतलब डेटा की ज़रूरत होती है हर एक प्रोजेक्ट में, चाहे तो वो वेब एप्लीकेशन बोलो या एंटरप्राइज एप्लीकेशन बोलो या यस आपकी नॉर्मल कंसोल बेस एप्लीकेशन बोल दो, तो उसमें डेटा की ज़रूरत होती है, डेटाबेस की। यस हाँ मैम। यस मैम। रहती है। यस देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि डेटाबेस क्या होता है। जैसे कि अभी शशिकांत ने बोला है कि रो और कॉलम में जो फॉर्मेटिंग होता है उसको डेटाबेस बोलते हैं। बट ये जो आपने बताया, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस, RDS, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। ये एक अलग कंसेप्ट है। बट मेन एक्चुअल में डेटाबेस क्या होता है वो पहले आपको जानना पड़ेगा। तो डेटाबेस मतलब कि आपका जो डेटा रहता है, जैसे कि आप फेसबुक अकाउंट ओपन करते हो, तो फेसबुक अकाउंट जब आप ओपन करते हो तो आप वहाँ पे पहले क्रिएट अकाउंट करते हो, और क्रिएट अकाउंट करते समय आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करते हो। जैसे कि नाम होता है आपका, ईमेल आईडी होती है, यूजर नेम, पासवर्ड, जेंडर, ये सारी चीजें आप क्या करोगे, पहले इनपुट करोगे। तो वो कहीं पे जाके स्टोर होता होगा, एंड देन उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट होता है। उसके बाद क्या होता है, आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है, और उसी यूजर नेम पासवर्ड से आपका ही अकाउंट ओपन होता है। क्योंकि फेसबुक के यूजर तो वैसे तो बहुत सारे हैं, तो कैसे क्या होता होगा कि जब आप आपका खुद का यूजर नेम और पासवर्ड डालते होगे, वो फेच होता होगा, मैच होता होगा कहीं पे, और फिर उसके बाद आपका अकाउंट वहां से रीडायरेक्ट होता है। मतलब कि आपका ही पैनल, उसको ही डैशबोर्ड बोलेंगे, तो डैशबोर्ड आपका ओपन होता है, किसी दूसरे का, तीसरे का नहीं होता है। बट वो अब जब आपका डैशबोर्ड ओपन होता है तो आप उसमें फिर आप लोगों का स्टेटस चेंज करते हो या फोटो अपलोड करते हो, मतलब पूरी एक्टिविटी आप अपने अकाउंट पे करते हो। उसके बाद जब आपने ये अकाउंट में एक्टिविटी सपोज आज के डेट पे की, और आप उसको बाद में कभी, मतलब 2022 में अगर उसको देखोगे, तो वो एक्टिविटी आप लोगों को दिखती है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन जो होती है वो कहीं पे जाके स्टोर होती है। तो जहाँ पे जाके वो स्टोर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटाबेस। हर एक प्रोजेक्ट का, हर एक एप्लीकेशन का, चाहे एंटरप्राइज एप्लीकेशन हो या वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो, कोई भी टाइप की एप्लीकेशन हो, उसका हर एक डेटाबेस होता ही है। तो फेसबुक का भी एक डेटाबेस होता है, ठीक है। अमेजोन का भी एक खुद का एक डेटाबेस होता है। मैं बताऊंगी कैसे क्या होगा और क्या क्या उसके टाइप्स वगैरह है। फिर उसके बाद जैसे फ्लिपकार्ट, उसका भी एक डेटाबेस होगा, क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं तो हर एक एडमिन उसमें डेली अपडेट करते रहता है। आप अगर देखोगे अमेजोन को, अभी amazon.com से आप जो शॉपिंग की वेबसाइट की बात कर रही हूँ, वो अभी आप देखोगे तो आपको कुछ अलग दिखेगा, उसका UI, ठीक है, डिजाइन कुछ अलग दिखेगा। थोड़ी देर के बाद देखोगे, मतलब एक दिन के बाद देखोगे, तो आपके उसके प्रोडक्ट में और चेंजेस होते हैं, बिकॉज ये ई-कॉमर्स की वेबसाइट में हमेशा डेली चेंजेस होते रहते हैं। तो ये कौन करेगा, जो डेटाबेस हैंडल करता है, जो डेटाबेस का पूरा अपलोड, डाउनलोड एंड अपडेट वगैरह जो भी करेगा, वो उसके पास ये सारा डेटा पहले से स्टोर रहता है। मतलब जो ओनर रहता है या जो उसका टीम लीडर होता है, वो हमेशा उसको अपडेट देते रहेगा कि अभी आप ये चेंज करो, वो चेंज करो। तो डेटाबेस में जाके वो ये सारी चीजों को चेंज करता है। इसीलिए आपको
जब भी डेटाबेस ओपन होता है तो आप मतलब जैसे आपकी वेबसाइट ओपन होती है तो आपको हमेशा डेली अपडेट दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये होता है डेटा। वैसे हर एक पार्ट का डेटा होता ही है और उसको अरेंज करना मतलब कि डेटा तो कैसे भी पड़ा रहता है, ठीक है। आप इंफॉर्मेशन डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, सब कुछ ऑलरेडी बनाया हुआ है, बट उसको प्रॉपर जगह पे मतलब ऑर्गेनाइज मैनर पे हम लोगों को लाना पड़ता है। आप मैनुअल की बात कर लो या आप ऑटोमेशन की बात कर लो। मैनुअल में मतलब जैसे गवर्नमेंट में जो लोग काम करते हैं तो उनका कैसे पहले मैन्युअली डेटा चलते रहता है। तो वहाँ पे जो भी आप आपकी इंफॉर्मेशन डालते हो, जैसे वहाँ पे आपका पूरा इंफॉर्मेशन ESIC है तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन वो मैन्युअली, बहुत पहले की बात कर रही हूँ मैं, तो मैन्युअली वो डेटा को क्या करते थे, फिल करते थे। और वही फाइल को जैसे अभी 2020 हो गया तो 20 का वो पूरा फाइलिंग वहाँ पे स्टोर रहता है। अगर आप अभी गए तो वो आपको निकाल के देते हैं कि हाँ भाई ये आपका डेटा है, ये आप देख लो। बट अभी ये सारा कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ऑटोमेशन पे शिफ्ट हुआ है। मतलब कि इसके लिए अलग अलग टाइप के डेटाबेस स्पेसिफाई किए गए हैं। तो यूजर या जो ओनर होता है, जो ये वेबसाइट बनाता है, वो ये डेटा को अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है। चाहे तो वो कोई दूसरा डेटाबेस यूज कर सकता है, कम मतलब लाइसेंस टूल भी यूज कर सकता है, या विदाउट लाइसेंस टूल भी वो यूज कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो डेटा को प्रॉपर अरेंज करना, उसको हम लोग बोलेंगे डेटाबेस। ये समझ में आया अभी आपको? यस मैम। यस पक्का? हाँ। यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर वाले हैं जो जिनको मैंने पढ़ाया भी है, उनको एटलीस्ट मतलब थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट आपको ये क्यों समझना है ये भी मैं बता देती हूँ। बिकॉज कैसा होता है कि आपका जो काम है आपको कैसा कि आपका ऑपरेशन का काम होता है और हम लोग जो होते हैं वो डेवलपर होते हैं। बट आप अगर अमेजोन पे एडी मतलब RDS ये सर्विस आप इंस्टॉल करोगे तो उसमें अलग अलग डेटाबेस ऑलरेडी दिए गए हैं, ठीक है। और अगर मैं डेवलपर हूँ तो मैं क्या करूँगी, मेरी वेबसाइट को मुझे चलाना है तो मेरे वेबसाइट में डेटाबेस भी है। तो डेटाबेस आप डायरेक्टली, मैंने प्रोजेक्ट तो दे दिया आपको, आप प्रोजेक्ट को रन भी कर लोगे, बट उसमें अलग से एक डेटाबेस का भी पार्ट होता है। वो प्रोजेक्ट को वो डेटाबेस कनेक्ट करता है। तो वो डेटाबेस में जब जब आपको देती हूँ तो सबसे पहले जब आप डेटाबेस को इंस्टॉल करते हो, ये सर पढ़ाएंगे आपको, बट मैं एक छोटा सा बता रही हूँ आपको कि क्यों हम लोग डेटाबेस पढ़ रहे हैं, क्यों आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो जब मैं डेटाबेस की जिप फाइल मेरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है रनिंग में, तो वो प्रोजेक्ट की अगर मैं जिप फाइल आपको देती हूँ तो वो आपको कॉन्फ़िगर आना मतलब कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और वो कॉन्फ़िगर इजीली कॉन्फ़िगर नहीं हो सकती है। उसको करने के लिए आपको ये सारी चीजें अगर थोड़ी पता रहेंगी तो आप इजीली उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसीलिए ये मैं सेशन ले रही हूँ कि आपको डेटाबेस के बारे में बता सकूं, कैसे होता है डेटाबेस वो बता सकूं, उसमें क्वेरीज क्या होती है, कितने टाइप के डेटाबेस होते हैं वो आपको बता सकूं। तो इसीलिए ये पूरा कंसेप्ट डेटाबेस का मैं पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। यस। जितना समझेगा उतना आप देख लीजिए, बट ये थोड़ा समझना जरूरी है। क्लियर? यस यस मैम। ओके, ठीक है। फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? नो। नहीं। ओके, ठीक है। सो डेटाबेस अभी आपको समझ में आया होगा कि कलेक्शन जिसको ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में हम लोगों को लाना है, ठीक है। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे डेटाबेस तो वैसे बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। बट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट 4 डेटाबेस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो होता है वो होगा हायरार्किकल डेटाबेस, ठीक है। दिख रहा है ना? यस। यस। ओके। फर्स्ट होता है हायरार्किकल डेटाबेस, सेकंड होता है नेटवर्क डेटाबेस, थर्ड होगा आपका रिलेशनल डेटाबेस, और फोर्थ आपका होता है ऑब्जेक्ट
ओरिएंटेड डेटाबेस, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। अब हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये 4 डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी डेटाबेस है बट ये चारों आपको बहुत अच्छे से देखने पड़ते हैं। बट उसमें भी आप लोगों को जो AWS में देखना है वो है रिलेशनल डेटाबेस। एक होता है रिलेशनल डेटाबेस, एक होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस और एक होगा नॉन रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है, जो आपको सर पढ़ाएंगे डीपली, क्योंकि आपको कॉन्फ़िगर उसी के थ्रू करना है AWS में। तो रिलेशनल और नॉन रिलेशनल, रिलेशनल को ही बोला जाता है SQL, दैट इज क्वेरी लैंग्वेज। जैसे कि प्रोग्रामिंग की अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, जैसे PHP होता है, पाइथन होता है, .NET होता है, ठीक है। तो ये सारी क्या हो गई, लैंग्वेजेस हो गई। तो वैसे ही क्वेरी लैंग्वेज होती है जो कि डेटाबेस की होती है। तो रिलेशनल की जो लैंग्वेज है उसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्वेरी लैंग्वेज, दैट इज SQL, SQL लैंग्वेज। और जो नॉन रिलेशनल की, मतलब नॉन रिलेशनल की जो लैंग्वेज होती है दैट इज NoSQL, ठीक है। तो अब रिलेशनल की SQL लैंग्वेज होती है, नॉन रिलेशनल की नॉन SQL लैंग्वेज होती है। और आपको जो पढ़ना है वो रिलेशनल के ही आपको AWS में सर्विसेज ऑन करनी है, ठीक है, क्योंकि नॉन रिलेशनल की भी दी गई है बट उसमें थोड़े से अलग कंसेप्ट है। अब रिलेशनल में जो होता है दैट इज SQL लैंग्वेज, कुछ क्वेरी लैंग्वेजेस होती है। तो अब पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो डेटाबेस है वो कैसे कनेक्ट होगा, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि उसमें किस टाइप के हम लोग डेटाबेस देखने वाले हैं, ठीक है। आप तो वैसे अमेजोन पे आपको दिख ही जाएगा, पूरा पैनल ही है RDS का, तो वहाँ पे सारे डेटाबेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बट ये डेटाबेस सब कैसे वर्क करता है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया फेसबुक का, ठीक है। तो फेसबुक में आपका फ्रंट पेज दिखता है। फ्रंट पेज में क्या होता है, पूरा डिजाइनिंग होता है, और उस डिजाइनिंग को बनाने के लिए HTML, CSS, ये सारी लैंग्वेजेस है, पता होंगी, jQuery और जावास्क्रिप्ट। तो ऐसी कुछ लैंग्वेज होती है फ्रंट पेज में। उसके बाद बैकएंड में आप बोलो तो SQL लैंग्वेज होगी या नॉन SQL लैंग्वेज होगी, तो उसमें डेटाबेस आप अलग अलग ले सकते हो। तो सपोज पकड़ लो यहाँ पे है डेटाबेस, ठीक है। अब फेसबुक में हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन डालते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये फॉर्म है, आप इस फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हो, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, जेंडर, यूजर नेम, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, ये आप फिल करते हो यहाँ पे। फिर उसके बाद यही जो डेटा होता है वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, डेटाबेस में जाके स्टोर होता है ना। यहाँ से डेटा डायरेक्टली कहाँ पे जाके स्टोर होगा, डेटाबेस में स्टोर होता है। अब ये जब स्टोर होगा तो कभी भी फ्रंट और बैक ये दोनों डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते, कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन इनका कभी नहीं होगा। मतलब फेसबुक का जो फर्स्ट पेज दिखता है और फेसबुक ने जो डेटाबेस यूज किया है तो वो बैकएंड हो गया। तो फेसबुक का जो फर्स्ट पेज और डेटाबेस का जो बैकएंड में बोल सकते हो वो डायरेक्टली कभी कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये लैंग्वेज और ये लैंग्वेज एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए उनको एक बीच में और एक लैंग्वेज की जरूरत होती है, वो होती है जैसे कि यहाँ पे PHP, पाइथन, .NET या जावा, ठीक है। तो
इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये दो इतनी सारी जो लैंग्वेज है उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि फ्रंट एंड और बैक एंड डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकते। तो ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपको एक तो PHP, पाइथन, .NET या जावा आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो डेटाबेस है तभी जाके जो आप फेसबुक में इंफॉर्मेशन डालोगे वो इस लैंग्वेज को कनेक्टिविटी करके ही डेटाबेस में जाके वो क्या करेगी, स्टोर करेगी। अब यहाँ पे ये जो डेटाबेस रहेगा, एक तो वो SQL लैंग्वेज के थ्रू रहेगा या नॉन SQL लैंग्वेज के थ्रू रहेगा। जरूरी नहीं है कि SQL के थ्रू ही सब लोग यूज करेंगे या नॉन SQL के थ्रू यूज करेंगे, बिकॉज जितने भी डेटाबेस है, चाहे वो SQL लैंग्वेज के थ्रू बोलो या नॉन SQL के थ्रू बोलो, कुछ लाइसेंस है, कुछ ओपन सोर्स है, इसीलिए कंपनी अपने हिसाब से, अपने डेटा के हिसाब से, उनका कितना बड़ा डेटा है, कितने लोगों का वो डेटा यहाँ पे गैदर करना चाहते हैं और स्टोर करना चाहते हैं, उसके हिसाब से ही कंपनी वो डेटाबेस को चूज करती है। फिर SQL भी हो सकता है या नॉन SQL भी हो सकता है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ठीक है। यस अब ओके, अब देखिए कि SQL और नॉन SQL, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेस, क्योंकि यहाँ पे जो डेटाबेस लगने वाला है वो रिलेशनल या नॉन रिलेशनल डेटाबेस लगेगा। बट उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये SQL लैंग्वेज को ही रिलेशनल बोलते हैं और नॉन SQL को ही नॉन रिलेशनल बोलेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस वैसे नहीं है, क्योंकि जितनी क्वेरी लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेज होगी वो सपोर्ट करती है नॉन SQL में भी और नॉन SQL की ही सपोर्ट करती है SQL में। डिफरेंस इतना है कि SQL में जो डेटा होता है वो टेबल फॉर्मेट में डेटा होगा, एक्सेल शीट फॉर्मेट में डेटा होगा, और एक्सेल शीट सबको पता है कि एक्सेल शीट में रोज होते हैं और कॉलम होते हैं, है ना। रोज होंगे और क्या होंगे, कॉलम होंगे, ठीक है। और वही जो नॉन SQL का जो डेटा होता है वो विदाउट टेबल होता है, मतलब उसमें टेबल वगैरह बनाने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। तो कंपनी जो यूज करना चाहती है, अगर उनके कन्वीनियंट के हिसाब से अगर डेटा ज्यादा बड़ा नहीं है तो वो SQL भी यूज कर सकती है या नॉन SQL भी यूज करती है, अब उनके हिसाब से होता है। बिकॉज मैंने अभी बताया कुछ लाइसेंस टूल होते हैं जो कि आपको परचेस करने पड़ते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, भले ही वो फ्री हो, ओपन सोर्स हो, बट उनकी कैपेसिटी उतनी नहीं होती है। तो कंपनी अपने हिसाब से डेटाबेस सोच समझ के इम्प्लीमेंट करती है। आपके हर एक, जितनी भी आपकी कंपनी है उन सबका एक डेटाबेस होता ही है, ठीक है। अगर आपके कंपनी का वेबसाइट है, चाहे तो वो वेब एप्लीकेशन बोल लो, कंसोल बेस बोल लो, ठीक है, एंटरप्राइज बोल लो, तो हर कंपनी का जब प्रोजेक्ट होता है तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती होगी डेटाबेस के अंदर, और वो होती ही है। फिर वो उसके हिसाब से कि वो कौन सा डेटाबेस यूज करती है, ठीक है। तो SQL में समझ लो कि टेबल के फॉर्मेट में होगा, रोज और कॉलम, रोज और कॉलम में होगा। तो कैसा होता है कि SQL में जब रोज और कॉलम का कंसेप्ट आता है तो आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को ब्लैंक नहीं रख सकते हो। मतलब कि जैसे कि सपोज किसकी कंपनी, राहुल की कंपनी, ITC, राहुल की कंपनी सब कुछ दे रही है, मतलब उसका नाम है, ईमेल आईडी है, एड्रेस है, उसको ECS वगैरह सब कुछ मिल रहा है, सैलरी वगैरह सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। अदर अलाउंसेस उसको सब मिल रहा है। बट वही सचिन की कंपनी है, वो कुछ कुछ डेटा नहीं दे रही है, ठीक है। तो भी एक फॉर्मेट ऑलरेडी बनाया हुआ है, सपोज दोनों कंपनी ने ऑलरेडी एक फॉर्मेट बनाया है, बट फिलहाल राहुल की कंपनी सारे फॉर्मेट का डेटा दे रही है उसको, ESIC वगैरह सब कुछ दे रही है। बट वही सचिन की कंपनी में फॉर्मेट तो बनाया है, ESIC का कॉलम भी है, वहां पे सब कुछ है, बट वो उसको प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो SQL में क्या होगा कि आपको रो और कॉलम भले ही वो कंपनी दे रही है या नहीं दे रही है, ठीक है, वो रो और कॉलम सबके लिए रहेगा और वहां पे बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई वैल्यू तो रहती है।
और बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो नल होती है, ठीक है, वो स्टोर वहां पे होगी ही, वहां पे आप कुछ ब्लैंक नहीं रख सकते हो। मतलब कि अगर राहुल की कंपनी सब कुछ दे रही है, सचिन की कंपनी कुछ कुछ डेटा दे रही है, बट दोनों का फॉर्मेट, दोनों एक दूसरे से लिंक है। राहुल ITC 1 में है सपोज मान लो, और सचिन एक ITC 2 में है, दोनों की कंपनी अलग अलग है, बट दोनों का जो डेटा है वो एक ही जगह पे जाके स्टोर हो रहा है सपोज, तो फॉर्मेट तो दोनों के लिए सेम है। बट फिलहाल सचिन के कंपनी में कुछ ऐसा डेटा चल रहा है कि जो वो नहीं दे पा रहे हैं, और राहुल की कंपनी में तो सारा डेटा दे रहे हैं। तो राहुल का पूरा टेबल, मतलब टेबल में पूरा रो जो रहेगा, ठीक है, वो रो राहुल का पूरा फिल हो जाएगा। बट वही सचिन के कंपनी में क्या होगा कि कुछ कुछ डेटा उसके कंपनी में तो प्रोवाइड नहीं कर रहे वो लोग, तो इसीलिए सचिन के कंपनी का जो रो रहेगा, सचिन के डेटा का जो रो रहेगा, वो कुछ कुछ कॉलम फिल नहीं होंगे। बट वो फिल नहीं होंगे, वहां पे नल वैल्यू डिफाइंड होती है। मतलब कि आप एसक्यूएल में कुछ भी ब्लैंक नहीं रख सकते हो, आपको वहां पे फिल करते समय नल लिखना जरूरी होता है। बट उसका ही जो उल्टा है, जो कि रहता है नॉन क्वेरी लैंग्वेज में, दैट इज नॉन एसक्यूएल में, वहां पे आपने ब्लैंक भी रखा तो वो उसको कंसीडर कर लेगा, वहां पे वो नल नहीं लिखेगा। और हैंडल करने के लिए बहुत इजी जाता है नॉन एसक्यूएल लैंग्वेज एज कंपेयर टू एसक्यूएल लैंग्वेज, बिकॉज एसक्यूएल लैंग्वेज में बहुत सारा डेटा है, और वो वन बाय वन चेक करके आप लोगों को फेच करवा रहा है। अगर आप अपना डैशबोर्ड ओपन कर रहे हो, फेसबुक का सपोज मान लो अपना डैशबोर्ड ओपन कर रहे हो, या आपके कंपनी में आप अपनी डिटेल देखना चाहते हो कि हाँ ये मेरी कंपनी है, इसमें मैं मेरा डिटेल देखना चाहता हूँ, राहुल ने देखा, तो राहुल का डेटा फेच करने के लिए टाइम लग रहा है, क्योंकि उसमें सारे कॉलम फिल हुए हैं, ठीक है, बिकॉज ये एसक्यूएल लैंग्वेज है, तो सारे कॉलम उसने फिल किए हुए हैं। बट वही शशिकांत की कंपनी में अगर किया होगा नॉन एसक्यूएल वाला, तो उसका डेटा डायरेक्टली फेच हो रहा है, उसके कंपनी में कुछ सर्विसेज दे रही है या कुछ नहीं दे रही है, उसका डेटा डायरेक्टली फेचिंग हो रहा है, बिकॉज उसके कंपनी में नॉन एसक्यूएल लैंग्वेज यूज की है। तो ये होता है फेचिंग का कंसेप्ट। तो कंपनी आजकल जो रिकमेंड करती है वो नॉन एसक्यूएल ही करती है, बट कुछ कुछ कंपनी है जो आज भी, जो कि गवर्नमेंट वेबसाइट बोलो, गवर्नमेंट की जितनी भी साइट है कि आपको नहीं ये डालना है तो ये डालना ही है, ये रिक्वायरमेंट है तो ये रिक्वायरमेंट ही है, चाहे तो आप उसको नल फिल करो या कुछ भी फिल करो, बट आपको डालना है। तो वो वहां पे कौन सा डेटाबेस यूज करती है, एसक्यूएल वाला। बट वही जो बाकी का होता है कि नहीं ये नहीं लिखा तो भी चलता है, वो नहीं लिखा तो भी चलता है, तो वहां पे वो ब्लैंक भी फिल नहीं करता, नल भी फिल नहीं करता, बिकॉज वो नॉन एसक्यूएल वाली लैंग्वेज यूज करता है। तो वहां पे फेचिंग भी बहुत डायरेक्टली होता है। तो कभी कभी देखो, आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, अगर आप अपना डेटा देखना चाहते हो तो कभी कभी वो स्लो करता है, और हम लोग बोलते हैं क्यों स्लो आ रहा है, क्यों स्लो आ रहा है, कभी कभी नेट का भी इशू होता है। बट ये इसका इशू होता है बिकॉज वो कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, एसक्यूएल वाला कर रहे हैं या नॉन एसक्यूएल वाला कर रहे हैं। अभी डिफरेंस समझा एसक्यूएल और यस नॉन मैम। एसक्यूएल में? हाँ मैम। यस 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 मैम। मैम। ठीक है, तो नॉन एसक्यूएल मतलब जिसमें पूरी फील्ड को इम्प्लीमेंट करना जरूरी नहीं होता, फेचिंग बहुत जल्दी होता है। और जो एसक्यूएल में होता है उसमें आपको पूरी फील्ड फिल करो या ना करो, बट उसमें ऑलरेडी नल। नल वैल्यू सेट रहती है, तो इसलिए वो फेचिंग करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा। बट आज भी लोग एसक्यूएल ही यूज करते हैं, कुछ कुछ कंपनी है जिनको डेटा जल्दी फेच करना है तो वो नॉन एसक्यूएल यूज करते हैं, ठीक है। नॉन एसक्यूएल में मैम ऐसे कुछ डिफरेंट लैंग्वेज, नॉन एसक्यूएल में मतलब ऐसा नॉन एसक्यूएल जो लैंग्वेज होती है हाँ, डेटाबेस के लिए, ऐसा कुछ डिफाइंड लैंग्वेजेस है कि इनको नॉन एसक्यूएल बोल सकते हैं? नहीं, ये जस्ट क्वेरी जो होती है, जो लैंग्वेज, अब जैसे कोडिंग की बात करें तो हम लोग पीएचपी के लिए अलग कोडिंग करते हैं, डॉटनेट के लिए अलग से कोड लिखना पड़ता है, बट कंसेप्ट एक ही आते हैं सबके, ठीक है। उसमें एरे है तो इसमें भी एरे है, उसमें एक्सेप्शन है तो इसमें भी एक्सेप्शन है, खाली लिखने का तरीका चेंज होता है। वैसे ही एसक्यूएल में जो कोड लिखते हैं वही सेम कोड आपको नॉन एसक्यूएल में लिखना पड़ता है, बट डिफरेंस ये है
कि वहां पे फील्ड ब्लैंक रखी तो भी चल मतलब वो कंसिडर कर लेता है, यहाँ पे फील्ड ब्लैंक रखी तो वो बाय डिफॉल्ट नल को कंसिडर करता है। बिकॉज मैंने बताया ना कि यहाँ पे जो है, जो एसक्यूएल लैंग्वेज जो है उसमें रो और कॉलम का कंसेप्ट आएगा, तो आप कोई भी रो और कॉलम को ब्लैंक नहीं रख सकते। यहाँ पे टेबल का ही कंसेप्ट नहीं है तो ब्लैंक रख के कोई मतलब ब्लैंक रखा तो भी चलता है। क्लियर राहुल, समझा? हाँ नहीं वो ये तो समझ में आ गया। मतलब मेरा ये नॉन एसक्यूएल मतलब कि ऐसे जैसे एसक्यूएल तो पता है कि ये प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट का है और वो क्या होता है, जैसे नॉन एसक्यूएल में मुझे लगा कि ऐसा कुछ अलग से कुछ है बता रही हाँ वही अभी हाँ मैं टाइप बता रही हूँ। ठीक है, हाँ हाँ राइट हाँ वही पूछना हाँ था मुझे। हाँ, वही मैं टाइप बता रही हूँ अभी। देखो, तो अभी ये कंसेप्ट हो गया एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल का। एक सेकेंड, आपको क्वेरी भी पढ़ाऊंगी क्योंकि आपको वो पता भी होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि एसक्यूएल में और नॉन एसक्यूएल में, पहले मैं एसक्यूएल में बता देती हूँ। एसक्यूएल में आप कौन से टाइप के डेटाबेस यूज करते हो? ठीक है, तो पता है आपको? मैडम ओरेकल, ओरेकल, यस। उसके बाद मारियाडीबी, हाँ पोस्टग्रेस एसक्यूएल, हाँ, उसके बाद मैडम 3 ही पता है। ठीक है। अब देखो, ये एसक्यूएल, ठीक है। ओरेकल, ओरेकल लाइसेंस टूल है, ठीक है। ओरेकल का आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। मारियाडीबी ये ओपन सोर्स है, ठीक है। पोस्टग्रेसडीबी ये भी ओपन सोर्स है, बट इनकी कैसी कैपेसिटी है कि इनके कैपेसिटी के ऊपर आप इसमें डेटाबेस इंस्टॉल मतलब ले नहीं सकते हो। ये आप जब AWS पढ़ोगे तो आपको दिख ही जाएगा वहां पे, ठीक है। और उसके बाद होता है माई एसक्यूएल, जो कि उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये भी ओपन सोर्स है, ठीक है। उसके बाद है MS SQL। MS SQL एंड माई एसक्यूएल दोनों डिफरेंट है, पता है ना? ये माइक्रोसॉफ्ट का है। MS SQL है, कौन सा मैम? MS SQL, ठीक है। ओके MS माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, उसके बाद एक होता है MS एक्सेस, जो कि बहुत पहले यूज होता था। MS एक्सेस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये बहुत पहले यूज होता था, मतलब बहुत पहले लोग उसी में ही कोडिंग करते थे, डेटाबेस वही लगाते थे। वो जैसे एक्सेल शीट आता है ना, आपने यहाँ पे भी देखा होगा, वो वर्ड दिखता है वहाँ पे, यस MS मैम। एक्सेस भी दिखता है, डेटाबेस है ऑलरेडी इनबिल्ट ही है। एक सेकंड दिखा देती हूँ, यहाँ पे दिख जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाके देख लो, यहाँ पे जैसे ये वर्ड दिखता है, ये एक्सेल दिखता है, वैसे ही MS एक्सेस भी दिखता है। ये आउटलुक दिख रहा है ना, वैसे ही होता है वो, ठीक है। तो हाँ वैसा भी है, बट अभी वो मोस्टली VB एक लैंग्वेज है, विजुअल बेसिक, उसके लिए ज्यादा यूज करते हैं MS एक्सेस, ठीक है। विजुअल बेसिक एक लैंग्वेज है, उसके लिए यूज करते हैं, और VB में भी प्रोजेक्ट बनते हैं आजकल। तो और VB.NET का भी एक पार्ट है, मतलब .NET के 3 टाइप होते हैं। एक होता है कंसोल बेस, एक होगा आपका VB.NET, एक होता है ASP.NET। तो जो VB.NET है वो VB से ही बनाया है, और लोग VB.NET में भी MS एक्सेस को यूज करते हैं, आज भी करते हैं, बट बहुत सारे लोग ओरेकल या MySQL इनमें शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद एक है IBM क्लाउड वाला, IBM क्लाउड, ये भी एक डेटाबेस है। उसके बाद एक है DB2, सुना होगा, पता नहीं, ठीक है, लगा, ठीक है। एक है Amazon का खुद का, क्या है पता है? नहीं मैडम। Amazon अरोरा। ये नाम सर सुना। आपको सिखाएंगे, वैसे आपके वो AWS के इसमें भी है, ठीक है। एक होगा सिंगल स्टोर, बहुत अलग अलग टाइप के हैं, बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर है सैप का,
सैप का हाना करके है, सुना होगा तो, सैप जिसने पढ़ा होगा। एक है टेराडाटा, ये भी एक है, ठीक है। मतलब बताने जाओ तो बहुत सारे हैं। तो इतने एसक्यूएल लैंग्वेज, मतलब इन सब में एसक्यूएल लैंग्वेज सपोर्ट करती है, और इतने डेटाबेस है मार्केट में, इससे भी और ज्यादा है। बट मोस्टली जो लोग हैं और ज्यादा कंफर्टेबल है, ये MySQL, MariaDB, Oracle, ठीक है, DB2, Amazon Aurora, ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। तो मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाली हूँ वो MySQL पढ़ाने वाली हूँ। क्लियर है इतना? Yes. हाँ, ठीक है। Yes, और ma'am. इन सब में डेटाबेस जो है वो क्वेरी लैंग्वेज से ही सपोर्ट करता है। और ये जो डेटाबेस है, जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर में बताया कि किसी भी एप्लीकेशन का जो फ्रंट होता है और जो बैक होता है, ठीक है, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए PHP, पाइथन, .NET और जावा यूज करते हैं, ठीक है। और तो ये जो डेटाबेस है, यहाँ पे आप क्वेरी लैंग्वेज या नॉन क्वेरी लैंग्वेज, इसमें से कुछ भी ले सकते हो। और ये जितनी भी लैंग्वेज यहाँ पे दी गई है, वो सारे डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करती है अपने अपने हिसाब से। थोड़े से चेंजेस होते हैं, बट लॉजिक सबका सेम होता है। मतलब ओरेकल से कॉन्फ़िगर करना है PHP को, तो वो भी कर लेगा वो। MariaDB से करना है वो भी कर लेगा वो। MySQL, SQL से करना है वो भी कर लेगा। ऐसा नहीं है कि ये इसमें यूज होगा वो उसमें यूज होगा। आप कोई भी डेटाबेस, कोई भी लैंग्वेज को लगा सकते हो, ठीक है। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. हाँ, उसके बाद जो नो क्वेरी, उसको ही नॉन क्वेरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो जो नो क्वेरी लैंग्वेज है, उसमें भी अलग अलग टाइप के डेटाबेस है। बट उसमें जो डेटाबेस होता है सबसे ज्यादा फेमस है, सुना होगा, MongoDB है। हाँ, सुना है ना? Yes, ma'am. ठीक है। ये जो MongoDB जो है, ये स्पेशली पाइथन, मैं मतलब पाइथन जब पढ़ाती हूँ तो मैं MongoDB यूज करती हूँ, ठीक है। और ये नॉन क्वेरी लैंग्वेज है, मतलब इसमें क्वेरी तो सेम ही लगती है, खाली जो मैंने बताया कंसेप्ट, रो और कॉलम का कंसेप्ट नहीं होता है। तो MongoDB हम लोग पाइथन के लिए यूज करते हैं। PS के पाइथन, मतलब पाइथन अगर पढ़ाता है तो MongoDB डेटाबेस को यूज करके बताता है, ठीक है। MySQL भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें और एक होगा कि इलास्टिक सर्च नाम का डेटाबेस होता है इसमें। इलास्टिक सर्च, ये एक डेटाबेस है, ये नॉन एसक्यूएल के है। उसके बाद है रीथिंक डेटाबेस, ठीक है। रीथिंक डेटाबेस होता है, ये इसके टाइप है नॉन एसक्यूएल के, basically, yes, ma'am. ठीक है। उसके बाद एक अमेज़न का खुद का एक है जो कि नॉन एसक्यूएल है, DynamoDB, सुना होगा तो। Dynamo, DynamoDB ये अमेज़न का खुद का है, ठीक है। फिर उसके बाद और है एक रावण करके है, रावण DB, ठीक है। और एक है काउच DB, अलग अलग है, इसके भी है बहुत सारे। बट लेटेस्ट में जो चल रहा है वो है MongoDB, ठीक है। MongoDB बहुत ज्यादा चल रहा है। आ गया ये MongoDB, ठीक है। क्लियर है? yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. है ना? तो हाँ, ये सारे डेटाबेस बैकएंड में कनेक्ट होते हैं, और इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल भी है, ठीक है। और ये डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए अब आपको, जैसे नॉन क्वेरी लैंग्वेज में और क्वेरी लैंग्वेज में खाली डिफरेंस उतना है, बट क्वेरी जो है, क्वेरी, ठीक है, एक क्वेरी लैंग्वेज होती है। तो वो क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू ही डेटाबेस, उसके अंदर के जो टेबल बोलो, उसके अंदर जो फील्ड्स होती है वो क्रिएट होती है। मैं बता देती हूँ डेटाबेस क्या है, फील्ड क्या है, टेबल क्या है, वो सब कुछ बता देती हूँ। जैसे कि ये एक प्रोजेक्ट है मेरा, ठीक है, pskitservices.com का, ठीक है। उसमें एक डेटाबेस में यूज कर रही हूँ, क्वेरी बोल लो या नॉन क्वेरी बोल लो। तो सपोज मैं क्वेरी लैंग्वेज का यूज करती हूँ,
क्वेरी लैंग्वेज का मैंने यूज किया है सपोज MySQL, ठीक है। तो ये पूरा मेरा PSK का एक ही डेटाबेस है। देखो, एक प्रोजेक्ट का कभी भी एक ही डेटाबेस होता है, 2, 3, 4 कभी नहीं दिखेंगे आपको। फेसबुक का एक ही डेटाबेस है, अमेज़न का एक ही डेटाबेस है, फ्लिपकार्ट का एक ही डेटाबेस होता है, ITC का एक ही डेटाबेस है, ठीक है। तो SBI का भी एक ही डेटाबेस है। और SBI से आप देखो, कोई भी SBI में चले जाओ, आप अपना अकाउंट नंबर देते हो और अकाउंट नंबर से आपका कोई भी SBI से चेक डाल दो, वो चेक जाता है बराबर, हाँ मैडम। है ना। तो SBI का एक ही डेटाबेस है, ठीक है। तो वैसे ही PSK IT सर्विसेज का जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट देगा और आपको बोलेगा कि चलो इसका EC2 कॉन्फ़िगर करके ये वेबसाइट रन करो एंड देन उसके बाद ये डेटाबेस कनेक्ट करो, तो वो डेटाबेस की जिप फाइल एक ही देगा, 2, 3, 4 नहीं देगा। बट एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल होते हैं। क्या होंगे? एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल होंगे। मतलब कि टेबल मतलब जैसे कि SBI की अलग अलग ब्रांच होती है, ठीक है। ब्रांच जैसे, एक सेकेंड थोड़ा नीचे कर देती हूँ। SBI की एक ब्रांच है सदर में, SBI की एक ब्रांच है मानेवाड़ा में, एक जरीपटका में है, ठीक है। तो वैसे ही वो क्या हो गए, टेबल मेंटेन करते हैं। SBI का डेटाबेस तो एक रहेगा बट उसके टेबल बनते हैं। एक मानेवाड़ा का टेबल बनेगा, एक बनेगा सदर का टेबल बनेगा, एक जरीपटका का बनेगा, मतलब अलग अलग जहाँ पे भी उसकी ब्रांच होगी वहां पे उसकी क्या बनेंगे, टेबल्स बनेंगे। बट बाय डिफॉल्ट सारे कनेक्ट एक ही डेटाबेस से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इतना समझा? यस मैम। यस यस मैम। ठीक है। अब एक टेबल के अंदर मल्टीपल फील्ड्स होती है, जैसे कि फील्ड मतलब रोज और कॉलम का कंसेप्ट। जैसे यहाँ पे क्योंकि हम लोग क्वेरी लैंग्वेज देख रहे हैं तो रो और कॉलम का कंसेप्ट आएगा ही इसमें। तो एक टेबल में मल्टीपल क्या होती है, फील्ड्स होगी। अब फील्ड मतलब क्या, रो और कॉलम। तो जिसमें पहले वाले फील्ड में, यहाँ पे पहले वाले फील्ड में SBI की फर्स्ट ब्रांच की बात करूँ, यहाँ पे अकाउंट नंबर है, तो यहाँ पे शशिकांत का पूरा अकाउंट नंबर, फिर उसका नाम, फिर उसका सरनेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, कितना उसने अमाउंट डाला है, ये पूरा डेटा एक रो शशिकांत के लिए फिल हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड रो, अगर सेकेंड कुछ एंट्री जा रही है तो राहुल की एंट्री जा रही है, तो उसका भी यहाँ पे अकाउंट नंबर, फिर उसके बाद इसका डेटा पूरा, ईमेल आईडी, जो भी डेटा नेसेसरी है वहां पे जितना जिन्होंने बोला है एक ब्रांच में, तो पूरा टेबल में यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक टेबल। अब सेकेंड जो टेबल है दूसरे ब्रांच का है, दूसरे ब्रांच ने भी वैसे ही पूरा इंफॉर्मेशन ले ली, तीसरे ब्रांच ने भी वैसे ली, फोर्थ ब्रांच ने भी वैसे ही ली, ठीक है। मतलब एक ही डेटाबेस में जो SBI की जितनी भी ब्रांचेस है उसमें सेम डेटा है, बट उनके ब्रांच अलग अलग है। ये मानेवाड़ा की ब्रांच है, ये सदर की ब्रांच है, ये जरीपटका की है, बट इन ये जो सारे जो कनेक्ट है वो एक ही डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं। साथ में ये सारे जो टेबल है वो एक ही प्राइमरी की से कनेक्ट होते हैं। अब प्राइमरी की का यहाँ पे बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बट आपको थोड़ा पता होना चाहिए। प्राइमरी की मतलब यूनिक की। आप मुझे बताओ, शशिकांत, दूसरे का भी नाम शशिकांत, तीसरे का भी नाम शशिकांत, शशिकांत नाम के तो बहुत सारे हो सकते हैं, बैंक में हो सकते हैं ना। यस। और शशिकांत के सरनेम वाले जो टेम्बुरकर ना, वो भी सेम हो सकते हैं। हाँ सॉरी, तो वो भी सेम हो सकते हैं, है ना। तो जो बैंक है वो किससे आइडेंटिफाई करेगा कि ये शशिकांत का ही है डेटा? डेट ऑफ बर्थ, सिटी, डेट ऑफ बर्थ तो और सेम हो अकाउंट सकती है, नंबर, क्यों? मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर, अकाउंट,
पहली प्रायोरिटी जो होती है वो अकाउंट नंबर की होती है। किसी का अकाउंट किसी दूसरे के अकाउंट को नहीं मिलता है, कभी मिलेगा भी नहीं, ठीक है। और एक एग्जांपल लेती हूँ, आप 20 आपने जो भी ग्रेजुएशन पास किया होगा, आपका एनरोलमेंट नंबर होता है। यस मैम। एनरोलमेंट नंबर सबका सेम होता है या अलग अलग होता है? अलग होता है, डिफरेंट होता है। बट वो स्पेसिफाई कैसे किया जाता है, किसी को पता है? जैसे कि बताती हूँ, सपोज मेरा एनरोलमेंट नंबर है, मेरा एनरोलमेंट नंबर है सपोज 11, फिर उसके बाद है कुछ 009, फिर उसके बाद है 01001, ऐसा कुछ मेरा एनरोलमेंट नंबर है। बट सामने में मेरे एनरोलमेंट में लगा हुआ है MCA डैश, ठीक है। अब ये एनरोलमेंट नंबर कैसे यूनिक है बताती। मेरे पीछे जो लड़का या लड़की बैठती है एग्जाम में, तो उसका एनरोलमेंट नंबर कुछ हद तक मेरे समान ही सेम होगा, ठीक है। कैसे? जैसे कि ये जो है ये शो करता है कि MCA, ये जो एनरोलमेंट नंबर है वो MCA का है। सेकेंड जो शो करता है, ये शो करता है ईयर 2011, ये ईयर शो करता है। जो थर्ड जो भी प्लेसेस के नंबर होंगे वो शो करता है कि MCA है, बट कौन से ब्रांच का है, IT। तो ये शो करता है, सपोज बी वाले हैं तो बी का एक कोड होगा, EC ETC वाले, तो ये कोड शो करता है कि ये कौन से फील्ड का है, ठीक है, कौन से ब्रांच का है। बाद में ये जो नंबर दिख रहा है 1001, ये मेरा रोल नंबर है। अब मेरे पीछे वाले बंदे का जो नंबर होगा वो क्या होगा, 1002 होगा, उसके पीछे का क्या होगा, 1003 होगा। बट ये आगे के सेम होंगे। हमारा पूरा ब्रांच मतलब हमारा पूरा जब ईयर वाले जो भी स्टूडेंट है वो निकल जाने के बाद जो सेकेंड ईयर के होंगे उनका क्या चेंज होगा, MCA तो रहेगा, कोड भी वही है 009 वाला, बट उसका ईयर यहाँ पे चेंज होगा, साथ में ये वाला चेंज होगा, मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग में जो भी होगा वो रहेगा। क्लियर है इतना? यस मैम। ये सबका यूनिक होता है। तो वैसे ही डेटाबेस में आपको कोई ना कोई फील्ड को यूनिक करना ही पड़ता है, करना ही पड़ेगा यूनिक उसको। तो जो यूनिक फील्ड होती है वो एक तो बैंक के इसमें अगर देखोगे तो अकाउंट नंबर यूनिक होता है, ठीक है, अकाउंट नंबर यूनिक होता है। बट उसके बाद की अगर बात करें, अकाउंट नंबर वैसे रिपीट तो होता नहीं है, कभी रिपीट नहीं होगा, बट इन केस होगा नहीं, हाँ मैं पहले बता रही हूँ। बट दूसरे केस में अगर कुछ चीजें सेम सेम हुई तो फिर वो प्राइमरी की शिफ्ट करता है ईमेल आईडी पे, बिकॉज ईमेल आईडी भी कभी भी सेम नहीं होती है, यूनिक होती है, पता है ना? यस मैम। तो वहां से वो प्राइमरी की शिफ्ट की जाती है। तो प्राइमरी की मतलब क्या होता है, यूनिक की। हर एक टेबल में प्राइमरी की लगा ही जाती है, क्योंकि वो डेटा मैच करने के लिए एक डेटाबेस में अगर मल्टीपल टेबल्स है, उन सबको अगर मुझे कनेक्ट करना है तो वहां पे प्राइमरी की नेसेसरी ही होती है और वो लगानी ही चाहिए, और सब लोग लगाते ही है, ठीक है। क्लियर इतना? क्योंकि हर एक टेबल तो उसको यूनिक आइडेंटिफाई करना है, तो उसको तो वो अलग अलग दिखाना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए प्राइमरी की का एक कंसेप्ट है जो कि डेटाबेस में आपको यूज करना पड़ेगा। तो वो एक बात हो गई। अभी देखते हैं यहाँ पे, ये एक डेटाबेस है, एक प्रोजेक्ट का एक डेटाबेस, उसमें ये जो दिख रहे रोज और कॉलम, इसको बोलेंगे हम लोग फील्ड, फील्ड, ठीक है, फील्ड बोलेंगे, ठीक है। तो ये फील्ड में आप एक टेबल में नंबर ऑफ एंट्री डाल सकते हो, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। आप इसमें 50 डालो, 1000 डालो, जितना डालना है उतना आप डाल सकते हो, ठीक है। तो एक टेबल में नंबर ऑफ फील्ड्स होती है, बट एक टेबल इसका नाम अगर ब्रांच 1 है तो सेकेंड का नाम ब्रांच 1 नहीं हो सकता है। मतलब कि डेटाबेस में जो टेबल्स होते हैं उनके नाम सेम नहीं हो सकते। फील्ड भले ही सेम हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टेबल के नाम कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इसीलिए मानेवाड़ा की ब्रांच अलग, सदर की ब्रांच अलग, जरीपटका की ब्रांच अलग, तो वो उस
के कोड से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो एक डेटाबेस में जो टेबल्स बनते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नाम से बनेंगे, सेम नाम से कभी नहीं बनेंगे। इतना समझा? यस मैम। सब लोग सो गए क्या? यस मैम, नहीं समझा। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। नहीं मैम। ज्यादा हो रहा शायद। नहीं मैम, डाउट नहीं है। स्वप्निल, तुमको तो होना ही नहीं चाहिए, तुम तो मेरे स्टूडेंट थे, तुमने तो पढ़ा है ये। हाँ मैम, थोड़ा ज्यादा डिटेल में है अभी। मैम ये इजी है मैम, मैंने पहले भी सुना है ये सब। हाँ, अच्छी बात है, वेरी गुड। आज नया वैभव हमारे लिए। बोले अच्छा लगा मुझे, गुड। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बिकॉज मैं तो अभी ओवरऑल स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्वेरीज वगैरह है वो भी आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज आप जब कॉन्फ़िगर करते हो तो आपको एक दो क्वेरी तो आनी ही चाहिए। कमांड लाइन के थ्रू जा रहे हो तो एक दो क्वेरी तो आनी चाहिए। ओके, सो ये हो गया डेटाबेस। उसके बाद ये जो हो गए वो टेबल्स है, ठीक है। एक टेबल के आप मल्टीपल फील्ड्स बना सकते हो, जो आपका एक प्रोजेक्ट रहेगा उसके मल्टीपल टेबल्स बन सकते हैं। मल्टीपल टेबल के अंदर मल्टीपल फील्ड्स बन सकती है, बट टेबल के नाम डिफरेंट होने चाहिए, सेम कभी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया डेटाबेस का कंसेप्ट। अब इसमें और भी है, तो आप बोलो कि कल कंटिन्यू करते हैं या अभी मैं बता दूं, क्योंकि ये अभी क्वेरी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी। बोल सकते हो आप लोग? यहाँ तक तो क्लियर है मैम। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ मैम, क्लियर है मैम। यस मैम। ओके, आगे बताओ। हाँ मैम। हाँ मैडम। प्रैक्टिकल कल बताती हूँ, बट उसके पहले का जो कंसेप्ट है वो बता देती हूँ। यस ठीक है। अब देखो, जब आप डेटाबेस लोगे, मतलब कोई भी डेटाबेस इंस्टॉल करते हो, मैं पहले लोकल होस्ट की बात करी, मतलब लोकल मशीन की बात कर रही हूँ। यहाँ पे अगर मुझे डेटाबेस इंस्टॉल कर रहा है तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मतलब मैंने पूरा करके देखा है इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को, एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे एट अ टाइम एक ही डेटाबेस इंस्टॉल हो सकता है। बट कौन सा, वो देख लो पहले। MySQL है तो MySQL का एक ही डेटाबेस इंस्टॉल हो सकता है, बट MySQL भी है, Oracle भी है, MongoDB भी है, तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट MySQL के दो डेटाबेस आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हो एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अब ये कैसे? MySQL मैं आप लोगों को कमांड लाइन के थ्रू भी बताऊंगी, MySQL मैं XAMPP के थ्रू भी बताऊंगी, क्योंकि XAMPP में इनबिल्ट अपाचे और MySQL दोनों है, पता है। चलिए। हाँ मैम। थोड़ा मैं दिखा देती हूँ, ये दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। XAMPP इंस्टॉल है मेरे पास, अपाचे में हाँ, इसमें इनबिल्ड है। ये देखो, अपाचे और MySQL, ये दिख रहा है दोनों। तो ये आप लोग जावा की एप्लीकेशन या पाइथन की एप्लीकेशन या PHP की एप्लीकेशन सबके लिए यूज कर सकते हो ये डेटाबेस। तो ये अपाचे और MySQL ये वाला एक हो गया। बट अगर मैं इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे और दूसरे से MySQL कनेक्टर होता है वो अगर मैं इंस्टॉल करूंगी तो वो पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आया? हाँ मैडम। क्योंकि मेरे पास वैसा भी है, एक है जो मैं जावा से पढ़ाती हूँ। कमांड लाइन अगर मैं जाती हूँ तो मैं जावा में वैसा पढ़ाती हूँ, इसको भी कनेक्ट करके बताती हूँ। बट अगर मेरे ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये वाला इंस्टॉल है तो मैं दूसरा वाला इंस्टॉल नहीं कर सकती MySQL। बट हाँ, आप Oracle इंस्टॉल कर सकते हो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पे, आप MongoDB इंस्टॉल कर सकते हो, या MS Access तो ऑलरेडी है, आप MS SQL इंस्टॉल कर सकते हो, PostGIS इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब सारे इंस्टॉल कर सकते हो। बट अपाचे का MySQL और अलग से जो MySQL कनेक्टर रहता है वो आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? अब मैंने स्टार्ट नहीं किया है, स्टार्ट होने से आपको पता चल जाएगा। बताओ क्यों ऐसा? एक ही एप्लीकेशन कम्युनिकेशन पोर्ट सेम होगा। हाँ, क्योंकि इसका जो पोर्ट नंबर है MySQL का वो रहता है 3306। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये
Yes, ये ma'am. जो 3306 इसका पोर्ट नंबर होता है वो अपाचे का भी सेम है और जो अलग से इंस्टॉल करेंगे उसका भी सेम है। उसको आप चेंज करने की कोशिश मैंने की है बट वो प्रॉपर देता नहीं है। वो कहीं पे आपको लूप फॉल्स दिखा देगा, मतलब कुछ चलेगी नहीं क्वेरी, कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए अपाचे का माइस्क्यूएल और जो कनेक्टर का माइस्क्यूएल होता है जो हम लोग दूसरे मशीन पे करेंगे, सर के लैपटॉप पे करेंगे, तो वो पोर्ट नंबर सेम होने की वजह से एक मशीन पे दो ऑपरेटिंग मतलब एक ही माइस्क्यूएल नहीं चल सकता है। वो जो दो माइस्क्यूएल है वो नहीं चल सकते। क्लियर इतना? Yes, madam. यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो ये मैं बताऊंगी ये कैसे ओपन करते, क्या होता है, ये पूरा डिजाइनिंग वाला पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेरी लैंग्वेज है ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। जो क्वेरी लैंग्वेज है उसमें कुछ कमांड्स होती है, कमांड्स की कुछ कैटेगरीज डिफाइन की गई है। ठीक है, उसी के अंदर सारी क्वेरीज होती है। मतलब अगर किसी ने आपको जिप फाइल दी है तो आपको एटलीस्ट डेटाबेस बनाना तो आना ही चाहिए। जब तक आप डेटाबेस नहीं बनाओगे कॉन्फ़िगर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अमेज़न पे जब आप सर पढ़ाएंगे, आपको आईडीएस पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे जब तक आप खुद होके डेटाबेस नहीं बनाओगे तब तक आपका वहाँ पे जो जिप फाइल है वो कॉन्फ़िगर नहीं हो सकता। वो भी मैं लोकल पे आपको बता दूंगी, मतलब ये मशीन पे आपको मैं वो सब कुछ बता दूंगी कि कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखो एसक्यूएल की कुछ कैटेगरीज है और उसके अंदर जो मैं बोल रही हूँ ना एसक्यूएल लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज, तो वो कोड लिखना पड़ता है। तो वो कोड इसमें, इन सारी लैंग्वेजेस में, इन सारी कमांड में फिट है, वही हम लोगों को देखना है। थोड़ा कंफ्यूज होगा पर देखो अभी, जैसे कि एक होती है DDL, DML, DQL, DCL और TCL। ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये सारी क्या है, कमांड्स है और इसके अंदर आती है क्वेरी लैंग्वेज। क्लियर? यस। यस मैम। समझा ना? यस मैम। हाँ आ रहा हूँ तो राहुल क्लियर है क्या? हाँ मैम, मतलब थोड़ा हेवी डोज हो रहा है लेकिन है, क्लियर है। तुमने बोला आगे बताओ तो मैं आगे बता रही हूँ। ठीक नहीं है। नहीं नहीं, उनको पता था कि इतना ज्यादा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम बता दीजिए, कोई कल फिर दिक्कत, से एक कोई बार रिपीट दिक्कत, कर हाँ देंगे तो ये हाँ होगा, हाँ रिवाइज हो कोई हाँ दिक्कत नहीं जाएगा। मैम, एक बार वीडियो रिपीट देख लूंगा तो और क्लियर हो जाएगा, कोई हाँ दिक्कत हाँ नहीं। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखो जो मैं क्वेरी लैंग्वेज बोल रही हूँ वो इसी का ही पार्ट है एक। ठीक है, और इसके अंदर ही आता है सब कुछ। अब जैसे कि यहाँ पे DDL, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अभी आप लोगों को कोई नहीं पूछेगा इंटरव्यू में कि व्हाट इज DDL, व्हाट इज DTL, ऐसा कोई नहीं पूछेगा, बट हाँ डेवलपर को जरूर पूछेगा क्योंकि उसको तो ये पता ही होना चाहिए। बट आपको भी पता होना चाहिए, आपको पता रहेगा तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तो DDL के अंदर क्रिएट नाम की एक क्वेरी होती है। क्रिएट कीवर्ड से क्वेरी क्रिएट होती है। एक अल्टर नाम की क्वेरी होती है, एक रीनेम नाम की क्वेरी होगी, ड्रॉप की होगी और ट्रंकेट की होगी। क्लियर है क्या? ये जो नाम दिख रहे हैं ना, मैंने इजी लिख के दिया है। ठीक है, इनके नाम से ही क्वेरी डिफाइंड होती है। क्रिएट से अब आप पता लगा सकते हो क्रिएट से क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा डेटाबेस क्रिएट। डेटा टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल create क्रिएट हो टेबल क्रिएट सकता होगा। है, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। अगर आप कमांड लाइन के थ्रू जाओगे तो आपको क्रिएट क्वेरी लगेंगी। आप लोगों की बात कर रही हूँ, ऑपरेशन वालों की बात कर रही हूँ, आपको तो ये क्रिएट क्वेरी लगेंगी क्योंकि आपको क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है, तो ये क्रिएट क्वेरी लगेंगी ही। क्लियर? यस Yes, ma'am. ये खाली एक कीवर्ड है, क्वेरी बहुत बड़ी है। ठीक है, Yes, ma'am. अब अल्टर मतलब कुछ मॉडिफाई वगैरह करना होगा। रीनेम मतलब सबको पता है, डेटाबेस मतलब कुछ रीनेम करना है, नाम चेंज करना है तो रीनेम की क्वेरी। ड्रॉप करना है मतलब डिलीट कुछ करना होगा। ट्रंकेट का भी साइमल्टेनियसली वर्ड है, ट्रंकेट भी कर सकते हो, बट दोनों में डिफरेंस है, वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये जो क्वेरी है ये DDL में आती है। एक DML में भी क्वेरी आएगी, इंसर्ट डिलीट की एक क्वेरी आती है यहाँ पे, अपडेट लॉक।
ये जो इंसर्ट डिलीट अपडेट लॉक है, इंसर्ट मतलब क्या हो सकता है? वैल्यू इंसर्ट वैल्यू इंसर्ट हाँ, कोई कुछ तो वैल्यू इंसर्ट इंसर्ट हो करना, रहा है। डेटा इंसर्ट करना। हाँ, वेरी गुड, कुछ तो इंसर्ट करना, दैट इज इंसर्ट की क्वेरी। डिलीट मतलब पर्टिकुलर कुछ डिलीट करना है। पर्टिकुलर क्या डिलीट करना है? मुझे राहुल की एंट्री डिलीट करनी है, तो मैं क्या करूंगी? डिलीट क्वेरी लगाऊंगी। ओके, यस। Yes. उसके बाद अपडेट। Yes. अपडेट मतलब क्या हो सकता है? कोई भी हम डाटाबेस में चेंजेस Database. करेंगे तो उसे अपडेट हाँ हाँ, जैसे नहीं आप लोग फेसबुक में कभी कभी आपका यूजर ने पासवर्ड चेंज करते हो, तो वहां Yes. पे कौन सी क्वेरी लगती होगी? अपडेट की। अपडेट। समझा? आप अगर कुछ फोटो अपलोड करते हो तो कौन सी क्वेरी लगती होगी? अपडेट। है स्टेटस यस। Lock. इंसर्ट। इंसर्ट। अपडेट Insert. कहाँ हाँ से आई? आप नहीं, थोड़ी इंसर्ट चेंजेस इंसर्ट, कर रहे हो। राइट राइट, इंसर्ट। इंसर्ट ना, बराबर? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। आप कभी कभी क्या करते हो, अपना कुछ स्टेटस गलत हुआ तो उसको कुछ थोड़ा चेंज करते हो, वहां पे कौन सी क्वेरी आती है? रीनेम। रीनेम। Name. रीनेम प्लस अपडेट दोनों एक साथ होती है। रीनेम प्लस अपडेट। क्लियर? यस। यस मैम। अब ये इतना तो समझ में आया होगा आपको, जैसे आप आंसर कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद एक लॉक होता है, मतलब कि लॉक, चलो फेसबुक का एक एग्जांपल लेते हैं। लॉक बताओ क्या होगा फेसबुक में? अकाउंट को लॉक कर सकते हैं या ये कुछ अकाउंट Profile लॉक। lock. प्रोफाइल लॉग जैसा भी नया फीचर आया Profile है। lock feature जो है. हाँ, हाँ गुड। राइट। हाँ, वो जो प्रोफाइल को लॉक करना है, हाँ। तो ये लॉक क्वेरी से लगता है। समझा? हाँ यस मैडम। ठीक है, तो ये हो गई डीएमएल की क्वेरी। उसके बाद है डीक्यूएल। डीक्यूएल की क्वेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिलेक्ट। अब बताओ मुझे, सिलेक्ट क्वेरी से क्या पता चल रहा है आपको? मैडम हम इससे कोई पहले रो फर्स्ट तो Selected data fetch करते हैं ना. हाँ, टेस्ट ये इसने इसलिए टेस्ट बताया करेंगे क्योंकि इसको पता था। सिलेक्शन। बराबर है, गुड। जैसे कि आपने फेसबुक का यूजर ने पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। आप जैसे डैशबोर्ड पे जाते हो तो आप क्या फेच करते हो? यूजर नेम पासवर्ड। हम्म, प्रोफाइल है। Yeah. क्या क्या फेच करते हो आप लोग? पूरी अकाउंट। आपकी इंफॉर्मेशन फेच करते हो इंफॉर्मेशन। ना। हाँ हाँ आप यस मैडम। सेटिंग में जाते हो तो पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। आपने स्टेटस अपलोड किया होगा तो आपके प्रोफाइल में जाके पूरा फेच करते हो, मतलब पूरा दिखता है। तो वहां पे बाय डिफॉल्ट क्वेरी कौन सी चलती है? सिलेक्ट। क्लियर? सिलेक्ट। Yes, ma'am. ठीक है, सिलेक्ट मतलब पूरा का पूरा डेटा फेच करना। ऐसा भी होता है कुछ पर्टिकुलर डेटा को भी फेच किया जा सकता है। इसमें सिलेक्ट में भी पार्ट्स है, कुछ पर्टिकुलर डेटा को फेच किया जा सकता है या पूरे डेटा को फेच किया जा सकता है। जैसे कि आप पीएसके के स्टूडेंट हो, आपने डेटा मतलब एंट्री की है, सबकी एंट्री की, खुद की अलग अलग एंट्री कर ली है। अब सर और मैं देखना चाहते हैं कि हमारे कितने स्टूडेंट आए हैं, तो मैं क्या करूंगी? पूरा का पूरा डेटा फेच करूंगी, आज के डेट का पूरा डेटा फेच करूंगी, है ना? Yes, बट Yes, ma'am. मैं चाहती हूँ कि मैं चेक करूँ कि स्वप्निल आज आया या नहीं आया, तो मैं किसके डेटा को चेक करूंगी? स्वप्निल के डेटा को चेक करूंगी, स्वप्न के। तो वो उसका ही पर्टिकुलर दिखाएगा। तो सिलेक्ट क्वेरी दो तीन तरीके से फायर कर सकते हैं। एक तो पूरे डेटा को फेच कर सकते हैं, या पर्टिकुलर अगर आप वहां पे स्पेसिफाई करोगे तो वो भी फेच कर सकते हैं। समझा? यस मैम। Yes. हाँ, यस ठीक है, मैडम। ओके। देन उसके बाद होता है डीसीएल, दैट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें ग्रांट और रिवोक रहता है। अब मुझे बताओ, ग्रांट और रिवोक, आप सब लोग वर्किंग है, आपको पता ही है ग्रांट और रिवोक क्या यस। होता होगा। अलाउ डिनाई। हाँ अलाउड टू yes, ma'am. हाँ, तो जो डेटाबेस एडमिन होता है, मतलब कंपनी में डेटाबेस हैंडल करने के लिए एक डेटाबेस एडमिन होता है, तो वो कंसिडर मतलब उसके पास ऑलरेडी ऐसा एक पूरा स्क्रिप्ट आता है, वहां पे लिखा रहता है कि ये जो टीम वर्क कर रही है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक जन वर्क नहीं करता है, एक प्रोजेक्ट के ऊपर 10 लोगों की टीम वर्क करती है। तो 2 लोग रहते हैं सपोज डिजाइनिंग के लिए, 2 लोग रहेंगे डेटाबेस के लिए। सुनो, डेटाबेस एडमिन और डेटाबेस जो लगाता है, क्वेरी लगाता है, वो अलग बात है। फिर उसके बाद 2 लोग हैं डेवलपमेंट के लिए सपोज। तो अब जो
डेटाबेस एडमिन है, वो खाली परमिशन देना चाहता है डेवलपमेंट के एक पर्सन को एक टेबल की। सपोज मान लो कि राहुल है और एक है शशिकांत। राहुल को एक्सेस करना है पीएसके की इंफॉर्मेशन, किसकी? स्टूडेंट की। और शशिकांत को एक्सेस करनी है एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन। तो डेटाबेस एडमिन क्या करेगा? उनको उतनी ही परमिशन देगा कि हाँ, शशिकांत उतना डेटा एक्सेस कर सके एम्प्लॉय का और राहुल स्टूडेंट का डेटा एक्सेस कर सके। तो ये जो ग्रांट और रिवोक होती है, तब डेटाबेस एडमिन वहां पे ये क्वेरी फायर करेगा। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. समझा? पर्टिकुलर एक एक टेबल के लिए भी आप लगा सकते हो या पूरे डेटाबेस के लिए भी लगा सकते हो, क्योंकि डिजाइनर को तो कोई काम ही नहीं है ना डेटाबेस का। डिजाइनिंग वाले क्या करेंगे? पूरा डेटा मतलब डिजाइन बना लेंगे, हो गया उनका काम। जो फ्रंट लुक होता है यूआई, ठीक है, तो जो यूआई होता है खाली उसको डेवलप कर लेगा, उसको डेटाबेस से कुछ लेना ही नहीं है। तो उसके लिए डेटाबेस क्या करेंगे? पूरा ब्लॉक कर देंगे। क्लियर? ठीक है, तो ग्रांट और रिवोक वहां पे लगता है। उसके बाद टीसीएल। टीसीएल में रोल बैक, कमिट और सेव पॉइंट। ये जो रोल बैक, कमिट और सेव पॉइंट, इसका क्या यूज होगा बता सकते हो? कहीं पर कुछ चेंजेस किए और उसको मतलब Roll- अंडू लाइक वो परमिशन। रोल बैक में आ जाएगा। हाँ, वो हाँ, पढ़ के बता रहे हो। पढ़ के बता दो, पढ़ के बता दो एटलीस्ट। हमें मतलब यहीं पे तो समझ में आ रहा, कैंसिल और अंडू द चेंजेस मतलब मेड वो इन द डेटाबेस। हाँ, जो भी बोलो। चेंजेस कुछ कमिट भी मींस चेंज आया है और हमें वो चेंजेस नहीं चाहिए तो हम रोल बैक कर सकते हैं मैडम, अंडू हाँ द चेंजेस हाँ, और कमिट मतलब? सेव करना। और कुछ सेव पॉइंट डिप्लॉय मतलब? करना, अप्लाई करना, कुछ भी Yes, सेव द डेटा Temporary लिखा ऑन टेम्परेरी Temporary बेसिस। changes. हाँ, ठीक है, ठीक है। जो जो भी रोल हमने बैक क्वेरी है, लिखी है। जो रोल बैक है उसमें परमिशन जो देगा वो एडमिन ही देगा। कभी कभी ऐसा होता है गलती से शशिकांत से कुछ डेटा चेंज हो गया, तो अगर ग्रांट और रिवोक की परमिशन और एक तरीके की परमिशन होती है उसी में, तो जो एडमिन रहता है डेटाबेस एडमिन, शशिकांत के हाथ से गलती से फील्ड का नाम चेंज हो गया, यूजर नेम की जगह पे पासवर्ड हो गया और पासवर्ड की जगह पे यूजर नेम हो गया, गलती से हो गया। ठीक है, पहले बराबर लिखा था बट अभी गलती से हो गया। तो वहां पे जो एडमिन रहता है वो क्या करेगा? रोल बैक की कमांड चलाएगा, बट तब रिक्वेस्ट पहले भेजेगा शशिकांत कि हाँ ये चेंजेस हुए। ठीक है, तो बीच में टेस्टर होता है, टेस्टर। ठीक है, पता है ना एसडीएलसी? हाँ, STLC नहीं मैडम। ए- SDLC software development lifecycle. ये तो फुल फॉर्म मुझे भी पता है। अ- अरे बाबा, पहले हाँ, प्रोडक्ट, पहले यूआई बनता है। ठीक है, पहले तो रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, फिर उसके बाद डिजाइनर उसका यूआई बनाते हैं। फिर उसके बाद डेटाबेस क्या करना है उसके टेबल्स बनते हैं। फिर ये जो डेवलपर होता है वो फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करता है। उसके बाद बीच में क्या होता है? टेस्टर होता है। ओके। कब पूरा प्रोडक्ट अगर रेडी हो जाता है, पूरी वेबसाइट अगर क्रिएट हो चुकी है, किसी का पूरा पूरा प्रोडक्ट रेडी हो चुका है, तो जो टेस्टर होता है वो पहले डिप्लॉय करता है उस प्रोडक्ट को, देखता है कि हाँ इसने यूजर नेम की जगह पे यूजर नेम बराबर डाला क्या, पासवर्ड की जगह पे पासवर्ड बराबर आएगा क्या, पासवर्ड में क्या स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, ईमेल आईडी में @ डाला है या नहीं है। तो ये टेस्टर बताता है, पता है ना? मैडम ब्लैक व्हाइट बॉक्स सिस्टम, ब्लैक बॉक्स हाँ, टेस्ट। yes, ma'am. दैट इज ऑटोमेशन टेस्टिंग और मैनुअल टेस्टिंग, ये दो टाइप है। और उसमें आईबीएम के टूल यूज किए जाते हैं, पता होगा तो। इक्लिप्स के टूल्स यूज किए, अभी तो इक्लिप्स चल रहा है। ठीक है, तो ठीक। वो टूल यूज करके वो पूरा डेटा चेक करते कि प्रॉपर रखा या नहीं रखा। तो जब ये टेस्टर शशिकांत ने कर दिया, यूजर नेम की जगह पासवर्ड, पासवर्ड की जगह पे यूजर नेम कर दिया, अब वो टेस्टर के पास गया।
टेस्टर ने देखा ये तो यहाँ पे गलती की है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो सेव होने के पहले ही एडमिन क्या करेगा, उसको रोल बैक कर देगा, क्योंकि अभी पहले बराबर था ना, अभी चेंज किया है शशिकांत ने, तो एडमिन को वो रिक्वेस्ट भेजेगा टेस्टर कि अभी तक ठीक था, अभी इसमें कुछ तो चेंज हुआ है, तो उसको क्या करेगा एडमिन, रोल बैक कर देगा। तो वहाँ पे रोल बैक की कमांड मतलब चलाएंगे। क्लियर? यस मैम। ऐसी प्रोसीजर होती है कंपनी में, ठीक है। उसके बाद कमिट, ये तो पता ही है आपको, सेव चेंजेस करने हैं जो भी है, ठीक है। सेव पॉइंट मतलब कि अब सब कुछ कर लिया है, जो टेस्टर है उसने टीम को बता दिया, एडमिन टीम को, कि यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है। बाद में वो जो एडमिन होता है वहाँ पे क्या लगा देगा, सेव पॉइंट, मतलब उसके बाद वो डेटा चेंज नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या लगता है, सेव पॉइंट लगता है। क्योंकि अभी अगर शशिकांत ने गलती से भी कुछ हुआ तो भी वहाँ पे वो चेंजेस नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे क्वेरी कौन सी लगानी पड़ती है एडमिन को, सेव पॉइंट। क्लियर? यस मैम। बट ये जो है डीसीएल और टीसीएल, ये डेवलपर का काम नहीं होता है, ये काम होता है डेटाबेस एडमिन का, जो मेन एडमिन रहता है, डेटाबेस हैंडल करता है, उसका ये पार्ट होता है, डीसीएल और टीसीएल, ठीक है। ग्रांट रिवो और रोल बैक, कमिट और सेव पॉइंट। क्लियर? यस मैम। यस और मैम। उसके पहले की जितनी कमांड है, डीक्यूएल, डीएमएल, डीटीएल, तो ये सारी जो कमांड्स है और उसमें जो क्वेरीज आती है वो यूज करता है डेवलपर, और उसमें से 2-4 कमांड यूज करेगा ऑपरेशन वाला, मतलब कि कौन, आप लोग। क्लियर? यस यस मैम। अभी समझा ये कमांड्स क्या हाँ। होती है? बिल्कुल मैम। यस यस मैम। मैम। यस। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। डाउट पूछने के लिए बोला तो कुछ बोलता ही नहीं है, ना सर के बैच में ना मेरे बैच में भी। नहीं मैम, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। पक्का क्लियर है? यस मैम। हाँ यस मैम। मैम। डेटाबेस समझा, डेटाबेस मतलब क्या होता है फिर? हाँ मैम। हाँ बताओ। डेटाबेस मतलब कि मैम जो भी अपना डेटा है, जैसे शशिकांत ने बताया, आपने बताया कि रो एंड कॉलम में होता है, और जो डेटाबेस के 2 टाइप आपने बताया कि एसक्यूएल नॉन एसक्यूएल होते हैं, उसमें काफी सारे आते हैं, जैसे ओरेकल। डेटाबेस के कितने टाइप होते हैं? 2, नहीं मैम, नॉन मल्टीपल होते एसक्यूएल, हैं। नॉन एसक्यूएल। डेटाबेस के 2 टाइप होते हैं? रिलेशनल में 2 रिलेशनल। टाइप होते हैं। मैंने डेटाबेस के टाइप 2 बताए। नहीं मैम, 4 होते हैं मैम। 4। हाँ, कौन से? हायरार्चिकल, नेटवर्क, हाँ यस। रिलेशनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यस ओके मैम। यस मैम। गुड, राइट। ठीक है। हाँ। और उसके उसमें से बाद आप क्वेरी लोग क्या लैंग्वेज देखते? में हाँ, उसमें हम रिलेशनल में 2 सब चीजें 2 रहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस हाँ, और नॉन रिलेशनल नॉन डेटाबेस। रिलेशनल। हाँ, और उसमें से भी आप कौन से देखने वाले हो इसमें नॉन एडब्ल्यूएस में? रिलेशनल। रिलेशनल। नॉन रिलेशनल। Aurora database. रिलेशनल, रिलेशनल। रिलेशनल, रिलेशनल। रिलेशनल। Relational. आरडीबीएस। ठीक है। उसके बाद उसके रिलेशनल में बाद फिर 2 है मैम, हाँ, कौन से? एसक्यूएल, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल। हाँ एसक्यूएल मतलब टेबल्स और रो रहेंगे, हाँ इसमें टेबल्स एंड रो फिल करना, मतलब फिल करना ही होगा, मतलब वहाँ और मतलब नहीं वहाँ किया पे तो? डिफॉल्ट में वैल्यू वो उसको मैंडेटरी। हम नल एम्प्टी लेगा। नहीं रख सकते, उस डिफॉल्ट में वैल्यू फिर नल लेता है। हाँ नॉन एसक्यूएल में हाँ अगर से कोई रो ब्लैंक भी रखा तो चलता है। हाँ। और और उसके बाद मैडम जैसे हम फ्रंट एंड में जो भी डेवलपमेंट करेंगे HTML CSS अदर लैंग्वेज में, हाँ लेकिन डाटाबेस के साथ और फ्रंट एंड के साथ जो भी कम्युनिकेशन होंगे हम उसके लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, जैसे हाँ .NET, PHP PHP, और पाइथन। पाइथन। पाइथन, ये लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे मैम। हाँ। और राइट। क्या बताया? और उसके बाद फिर वो 5 कमांड बताई आपने जो अभी है, वो DLL, DML, DQL, DCL और TCL। TCL। ठीक है, इतना समझाना सबको? यस। यस मैम। यस मैम। ठीक है। और मुझे बताओ जरा, नेट पे सर्च मत करना, एसक्यूएल की कितने डेटाबेस बताए मैंने? एसक्यूएल के बोलो। 11-12 बताए मैम। हाँ तो हाँ, बताओ। पहला बताया ओरेकल, ओरेकल,
MariaDB, MariaDB, MySQL, MS MS SQL, SQL, MS MySQL, SQL, Microsoft Aurora, Access, Amazon Aurora, Amazon या Aurora, वो नो MS Access, हाँ, टेराडेटा, Teradata, Teradata, Ravan, Raven, Ravan, Raven, हाँ, रावण, सैप थाना, SAP, yes, ये SAP आना, yes, right? yes, Sapana, हाँ, SAP आना, SAP, ठीक है, IBM का क्लाउड डेटाबेस, Cloud, yes, IBM का cloud, right? आना, हाँ, और DB2, DB2, yes, DB2, ठीक है, ये हो Yes, गए sir. SQL के। Yes. और नॉन SQL के कितने बताए मैंने? MongoDB, MongoDB, Elasticsearch, हम्म, DynamoDB Elasticsearch, DynamoDB, Dynamo, DynamoDB, और उसके बाद ज्यादातर MongoDB यूज होता है। हाँ अच्छा ठीक है, रीथिंक, रैवन, कॉच डेटाबेस, ये आपको Koch. मतलब मिलेंगे, अब वो AWS के पैनल में मिल जाएंगे, अभी मत देखो, मिल जाएंगे, ठीक है। yes, Yes. ठीक है, उसमें से फिर आप लोग MySQL जैसे अभी सर बताएंगे, हम लोग देखेंगे, तो वैसे फिर हम लोग उसको इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पे भी इंस्टॉलेशन है, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कमांड DDL, DML, DQL, DCL, TCL, ठीक है, ये बताया मैंने आप लोगों को। Yes. उसके बाद कल जो हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कमांड लाइन। पहले MySQL इंस्टॉल करके बताऊंगी मैं, इसमें कमांड लाइन कैसे डेटाबेस होता है, कैसे दिखता है, वो आपको पहले कमांड लाइन के थ्रू बताऊंगी। उसी को ही हम लोग ग्राफिकल में देखेंगे। ग्राफिकल में देखने के लिए हमारे पास क्या है, जैम है, जो कि मेरे लैपटॉप में है। तो जैम में ग्राफिकल कैसे दिखता है वो बताऊंगी। उसके बाद कनेक्टिविटी बताऊंगी कि कैसे कनेक्शन क्रिएट किया जाता है, कि कैसे डेटा जाएगा। आप यहाँ से अगर कुछ भी यूजर ने पासवर्ड डालोगे, yes, कैसे वो डेटाबेस में जाता होगा, कैसे फेच होता होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। yes, Yes. ma'am. ठीक है, फिर आज के लिए यहाँ पे एंड करते हैं। yes, yes, ma'am. Yes. ma'am. Okay. और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कुछ डाउट नहीं है? नहीं मैम अभी तो नहीं, एक बार रिपीट टेलीकास्ट देखते हैं तो फिर कुछ डाउट आता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और मैं कल थोड़ा रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है, और फिर Yes. बाकी का हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। ओके, Okay, Yes. ma'am. ma'am. ठीक है, ओके thank you. Thank you, ma'am. thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके।